सुप्रभात आप सभी को। आज हम लोग कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 2 में संकलित पहला पाठ हरिहर काका को पढ़ेंगे। हरिहर काका पाठ के लेखक मिथिलेश्वर हैं। मिथिलेश्वर जी अपने गांव के ही रहने वाले हरिहर काका नाम के व्यक्ति के जीवन के बारे में इस पाठ में लिखते हैं और उन्होंने हरिहर काका के बारे में बहुत ही विस्तार से और बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा है। तो हम लोग सीधे पाठ को पढ़ करके ही जानने का प्रयास करते हैं कि मिथिलेश्वर ने हरिहर काका पाठ के अंतर्गत क्या वर्णन किया है। मैं आपको एक बात और बता देना चाहूँगा कि हरिहर काका पाठ एक बड़ा पाठ है, इसीलिए मैंने इसे 5 छोटे छोटे भागों में बांट करके पढ़ाना उचित समझा है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज हरिहर काका नामक पाठ का पहला भाग हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं पाठ को। हरिहर काका। लेखक कहते हैं कि हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। लेखक मिथिलेश्वर जी कहते हैं कि मैं अभी अभी हरिहर काका के पास से लौटा हूँ। कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन न तो वह कल ही कुछ कह सके और न आज ही। लेखक कहते हैं कि मैं कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन न तो कल उन्होंने मुझसे कुछ कहा और न ही आज ही। दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा। दोनों दिन यानी कल भी और आज भी मैं उनके पास देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। लेकिन उन्होंने मुझसे कोई भी बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा। जब मैंने उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछा कि आपकी तबीयत तो ठीक है, आप चुपचाप इस तरह से गुमसुम क्यों हैं, तो उन्होंने केवल एक बार अपनी नज़र उठा करके मुझे देखा, फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा, और फिर जब उन्होंने अपना सिर नीचे किया तो दोबारा उन्होंने मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नज़र बहुत कुछ कह गई। लेखक कहते हैं कि हालांकि जो एक बार उन्होंने मुझे देखा था, उस एक बार देखने से ही बहुत कुछ मुझे पता चल गया और ऐसा लगा कि जैसे उस एक बार देखने से ही वो बहुत कुछ कह गए हैं। जिन यंत्रणाओं के बीच वह घिरे थे, यंत्रणा का मतलब होता है दुख या कष्ट, यातना। जिन दुखों के बीच वह घिरे थे और जिस मनः स्थिति में जी रहे थे और जो उनकी मानसिक स्थिति थी, उसमें आँखें ही बहुत कुछ कह देती हैं। लेखक लिखते हैं कि जिस दुख से वो घिरे थे, जो उन्हें दुख था और जो उनके मन की स्थिति थी, ऐसी स्थिति में मुंह से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आँखें ही बहुत कुछ कह देती हैं। हरिहर काका की ज़िंदगी से मैं बहुत गहरे से जुड़ा हूँ। लेखक बताते हैं कि हरिहर काका की जो ज़िंदगी है उससे मैं बहुत गहरे से जुड़ा हूँ। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ, उनमें हरिहर काका भी एक हैं। लेखक आगे कहते हैं कि अपने गांव के जिन चंद मतलब कुछ लोगों को मैं सम्मान देता हूँ, उनमें से हरिहर काका भी एक हैं। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति के अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण हैं। लेखक कहते हैं कि हरिहर काका के प्रति जो मेरी आसक्ति का मतलब होता है लगाव। हरिहर काका के प्रति जो मेरा लगाव है, उसके अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण हैं। अनेक व्यवहारिक मतलब यह विरल कारण हैं। इनमें प्रमुख 2 कारण, वो कहते हैं कि इन
वैचारिक और व्यवहारिक कारणों में जो विचार के आधार पर और व्यवहार के आधार पर मेरा उनसे लगाव है, उसके दो प्रमुख कारण हैं। एक तो यह कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं। पहला कारण क्या है कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में ही रहते हैं। और दूसरा कारण यह है कि मेरी माँ कहती हैं कि हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे। और दूसरा कारण यह है कि मेरी माँ बताती है कि हरिहर काका मुझे बचपन में बहुत दुलार करते थे, बहुत प्रेम करते थे। अपने कंधे पर बैठा करके घुमाया करते थे। वे मुझे बचपन में, जब मैं छोटा था, तो मुझे अपने कंधे पर बैठा करके घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है, उससे कहीं ज़्यादा प्यार हरिहर काका मुझे करते थे। लेखक मिथिलेश्वर जी बताते हैं कि एक जो पिता होता है, जितना प्यार अपने बच्चे को वह करता है, उससे कहीं ज़्यादा प्यार हरिहर काका मुझे करते थे। और जब मैं सयाना हुआ, तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई। वो कहते हैं कि जब मैं सयाना मतलब बड़ा हुआ, तब मेरी जो दोस्ती पहली हुई वो हरिहर काका के साथ ही हुई। हरिहर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए ही इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे हरिहर काका ने भी मुझसे दोस्ती करने के लिए इतने साल तक, इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की हो, यानी इतने साल तक उन्होंने दोस्त बनाने के लिए इंतज़ार किया। माँ बताती है कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। मेरी माँ मुझे बताती है कि मुझसे पहले गांव के किसी अन्य आदमी के साथ उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं थी जितनी कि मेरे साथ थी। वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे। हरिहर काका जो थे ना, वो मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे, खूब खुलकर बातें करते थे। लेकिन फिलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया है। लेकिन इस समय वो मुझसे भी कुछ नहीं कहते हैं। उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया है। लेखक कहते हैं कि उनकी ऐसी स्थिति कि गुमसुम रहते हैं, खुलकर बात नहीं करते, अपने बारे में कुछ बताते भी नहीं, इससे मुझे चिंता होती है। जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्ला करके भी अपनी रक्षा न कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई नाव बीच मझधार मतलब बीच धारा ना, जो जल का बहाव होता है उसके बीच में जो भाग होता है उसे मझधार कहते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे उनकी नाव बीच मझधार में फंस गई हो, और जब बीच मझधार में नाव फंस जाती है तो जैसे वहाँ के लोग चिल्ला करके भी अपने को नहीं बचा पाते, क्योंकि उनकी जो चिल्लाहट होती है, आवाज़ होती है, वो दूर तक फैले सागर के बीच जो उठती गिरती लहरें होती हैं उसी में विलीन हो जाती है। विलीन मतलब लुप्त हो जाती है, और आवाज़ किनारे तक नहीं पहुंच पाती। मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और जिस तरह से उस बीच धारा में फंसी नाव के लोग डूब जाते हैं, वैसी ही स्थिति हरिहर काका की भी हो गई है। जैसे उनके पास जल समाधि यानी जल में डूब कर मरने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होता, वैसे ही आज हरिहर काका की भी स्थिति हो गई है। लेकिन मन इसे मानने को तैयार नहीं है। लेकिन मन है कि इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई हो, कुछ ऐसी ही स्थिति के बीच हरिहर काका घिर गए हैं। अब भी उनके अंदर जीने की इच्छा है, जीने की लालसा है। शायद इसी वजह से उनकी बेचैनी थोड़ी और बढ़ गई है। हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वह यह समझ नहीं पा रहे कि कहें तो क्या कहें। जब मैं हरिहर काका के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वह समझ नहीं पा रहे हैं कि कहें तो क्या कहें। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर
वह हल्का हो सके। उनके पास अब कोई ऐसी बात भी नहीं बची है जिसे बता करके, जिसे कह करके वो अपने मन को हल्का कर सकें। कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे कहकर वो मुक्ति पा सकें। उनके पास अब कोई ऐसी उक्ति भी नहीं है जिसे कह करके वो अपना छुटकारा पा सकें। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। लेखक कहते हैं कि अगर हरिहर काका की जगह मैं स्वयं होता तो शायद मेरी भी स्थिति यही होती। मैं भी इसी तरह से चुपचाप गूंगा बन जाता शायद। आगे वो कहते हैं कि हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आ फंसे। आगे वो लिखते हैं कि आखिर हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आ फंसे, यह कौन सी स्थिति है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। यह सब बताने से पहले अपने गांव का और खासकर गांव की ठाकुरबाड़ी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे देना उचित समझता हूँ। लेखक लिखते हैं कि मैं यह आपको बताऊं कि आखिर हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आकर के फंस गए, यह कौन सी स्थिति है और इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है। इसके पहले मैं चाहूँगा कि मैं अपने गांव के बारे में और विशेषकर उस गांव की ठाकुरबाड़ी के बारे में आपको थोड़ा परिचय दे दूं, क्योंकि उसके बिना तो यह कहानी अधूरी ही रह जाएगी। लेखक कहते हैं कि अगर मैं अपने गांव और ठाकुरबाड़ी के बारे में नहीं बताता तो यह कहानी अधूरी रह जाएगी। तो आइए जानते हैं लेखक के गांव के बारे में और उनकी ठाकुरबाड़ी के बारे में कि क्या वो बताना चाहते हैं अपने गांव और अपने गांव की ठाकुरबाड़ी के बारे में। वो बता रहे हैं कि मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। कि मेरा जो गांव है वो कस्बाई शहर यानी जो छोटा एक शहर है कस्बे का आरा, वहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, हसन बाजार स्टैंड के पास में। गांव की कुल आबादी 2,500-3 हज़ार होगी। गांव की जो टोटल पॉपुलेशन है, कुल जनसंख्या है, वो 2,500 से 3,000 के बीच होगी, यानी 2,500-3 हज़ार के आसपास होगी। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। वो आगे बताते हैं कि मेरे गांव में 3 फेमस प्लेस हैं, 3 प्रमुख स्थान हैं। मेन जो प्लेस हैं वो कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन? गांव के पश्चिम किनारे का बड़ा सा तालाब, गांव के पश्चिम किनारे वाला बड़ा तालाब, गांव के बीच मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष और गांव के बीच में बरगद का पुराना पेड़, और गांव के पूरब में ठाकुर जी का विशाल मंदिर जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं, और गांव के पूरब में ठाकुर जी का बड़ा विशाल मंदिर जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं। यानी 3 प्रमुख स्थान हैं। कौन कौन? गांव के पश्चिम किनारे का बड़ा तालाब, गांव के बीच का पुराना बरगद का पेड़ और गांव के पूरब में स्थित ठाकुर जी का विशाल मंदिर जिसे लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं। गांव में इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक ठीक जानकारी किसी को नहीं। लेखक कहते हैं कि गांव के इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई, इसकी सही जानकारी किसी को नहीं है। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है वह यह है कि वर्षों पहले यह गांव जब पूरी तरह से बसा भी नहीं था, कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। गांव में सभी लोग केवल एक ही कहानी बताते हैं इस ठाकुरबाड़ी के बारे में कि जब यह गांव पूरी तरह से बसा भी नहीं था, तभी कहीं से घूमते घूमते एक संत आए और वो इसी स्थान पर अपनी झोपड़ी बना करके रहने लगे थे। वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे और लोगों से मांगकर खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे और लोगों के अंदर पूजा पाठ की भावना जगाते थे। बाद में लोगों ने चंदा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। बाद में लोगों ने चंदा इकट्ठा किया यानी कंट्रीब्यूशन किया और यहाँ पर ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे जैसे
गांव बसता गया और आबादी बढ़ती गई। मंदिर के कलेवर में भी विस्तार होता गया। फिर जैसे जैसे गांव बसता गया, आबादी बढ़ती गई, मंदिर का कलेवर यानी मंदिर का जो रूप रंग है, उसका जो आकार प्रकार है, वह भी बड़ा होता चला गया। लोग ठाकुर जी को मनौती मनाते कि पुत्र हो, मुकदमे में विजय हो, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो, लड़के को नौकरी मिल जाए। लोग ठाकुर जी के मंदिर में जाते और वहाँ मनौती मानते, मन्नत मानते न कि मेरे घर में बेटा हो, मुकदमे में मैं जीत जाऊं, लड़की की शादी अच्छे घर में हो जाए और लड़के को नौकरी मिल जाए। फिर इसमें जिसको सफलता मिलती वह खुशी में ठाकुर जी पर रुपये जेवर अनाज चढ़ाते। और फिर जब जिसकी मनौती पूरी हो जाती, मन्नत पूरी हो जाती, यानी उसके लड़के की नौकरी लग जाती, लड़की की शादी हो जाती, मुकदमे में जीत जाता, तो वह क्या करता था, ठाकुर जी को ढेर सारे रुपये, गहने और अनाज चढ़ाता था। और अगर अधिक खुशी होती थी तो ठाकुर जी के नाम पर अपने खेत का एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा लिख देता था, यानी अपनी जमीन ठाकुर जी के मंदिर के नाम कर देता था। यह परंपरा आज तक जारी है। वो कहते हैं कि ये जो परंपरा है वो आज भी जारी है न। अधिकांश लोगों को विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से, मुकदमे में उनकी जीत हुई तो ठाकुर जी के चलते, लड़की की शादी इसलिए जल्दी तय हो गई क्योंकि ठाकुर जी को मनौती मनाई गई थी। वो कहते हैं कि लोगों का यह मानना है कि यदि उनके यहाँ फसल अच्छी हो रही है तो ठाकुर जी की कृपा है, मुकदमे में यदि वो जीत गए तो ठाकुर जी के चलते जीते हैं, लड़की की शादी अगर जल्दी तय हो गई तो इसलिए तय हो गई क्योंकि उन्होंने मन्नत मानी थी। ऐसा लोगों का विश्वास है और विश्वास का ही परिणाम है कि गांव की अन्य चीज़ों की तुलना में ठाकुर बाड़ी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ है। लेखक कहते हैं कि गांव के अन्य लोगों, अन्य चीज़ों का तो विकास हुआ ही है, लेकिन उन सब से 1000 गुना ज़्यादा यदि किसी का विकास हुआ है तो वो ठाकुर बाड़ी का हुआ है। अब तो स्थिति यह हो गई कि यह गांव जो है मेरा, वो भी ठाकुर बाड़ी के नाम से ही पहचाना जाता है। यह ठाकुर बाड़ी न सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुर बाड़ी है, बल्कि पूरे इलाके में इसके जोड़ की दूसरी ठाकुर बाड़ी नहीं है। लेखक बताते हैं कि यह ठाकुर बाड़ी न केवल मेरे ही गांव की बल्कि आसपास के कई गांवों में सबसे बड़ी ठाकुर बाड़ी है और इतनी बड़ी ठाकुर बाड़ी दूसरे गांवों में नहीं है। ठाकुर बाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत है। आगे वो कहते हैं कि ये जो ठाकुर बाड़ी है, इस ठाकुर बाड़ी के नाम पर 20 बीघा खेत भी है। धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठाकुर बाड़ी की देखरेख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति करती है। वो कहते हैं कि ठाकुर बाड़ी की देखरेख के लिए एक संचालन समिति है, इसको चलाने के लिए एक संचालन समिति है जिसका काम यह है कि वो 3 साल के लिए एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति करती है जो इस मंदिर की देखभाल और पूजा करते हैं। ठाकुर बाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तथा धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना है। अब ठाकुर बाड़ी का काम क्या है कि ठाकुर बाड़ी का जो मुख्य काम है वो है लोगों में भक्ति भाव जगाना और जो लोग धर्म से दूर हो रहे हैं उनको धर्म के रास्ते पर ले आना। ठाकुर बाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज़ बराबर गूंजती रहती है। लेखक कहते हैं कि जो ठाकुर बाड़ी हैं वहाँ पर हमेशा भजन कीर्तन होता रहता है और उसकी आवाज़ गूंजती रहती है। गांव जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आता है, ठाकुर बाड़ी के अहाते में तंबू लग जाता है। गांव में जब कभी सूखा पड़ता है या बाढ़ आती है तो ठाकुर बाड़ी का जो अहाता है, अहाता मतलब उसका जो कैंपस है, ठाकुर बाड़ी के अंदर का जो भाग है उसमें तंबू टेंट लग जाते हैं न। लोग और ठाकुर बाड़ी के साधु संत अखंड हर कीर्तन शुरू कर देते हैं।
और गांव के लोग तथा ठाकुर बाड़ी के जो साधु संत लोग हैं वो लोग अखंड हरि कीर्तन वहाँ शुरू करते हैं, जिससे बाढ़ समाप्त हो जाए या सूखा दूर हो जाए। इसलिए होली में सबसे पहले, इसके बाद वो कहते हैं कि इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्यौहार की शुरुआत ठाकुर बाड़ी से ही होती है। लेखक आगे कहते हैं कि अगर गांव में कोई भी पर्व त्यौहार सबसे पहले शुरू होता है तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ठाकुर बाड़ी से होती है। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता है और होली के समय सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को चढ़ाया जाता है। दिवाली का पहला दीप ठाकुर बाड़ी में ही जलता है और दिवाली के दिन भी सबसे पहला दीप ठाकुर बाड़ी में ही जलता है और उसके बाद ही सभी लोग अपने घरों में दियों को जलाते हैं। जन्म, शादी और जनेऊ के अवसर पर अन्न वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम की जाती है। जब किसी के घर में किसी लड़के का जन्म हो, शादी हो, जनेऊ हो, तो उस अवसर पर भी पहले अन्न और कपड़ा ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता है। ठाकुर बाड़ी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वाचन करते हैं और जब कभी कोई तीज त्योहार पड़ता है, व्रत उपवास का दिन होता है, तो ठाकुर बाड़ी के जो ब्राह्मण और साधु लोग होते हैं वो घर घर जा कर के कथा सुनाते हैं। लोगों के खलिहान में जब फसल की दौनी होकर अनाज की ढेरी तैयार हो जाती है तब ठाकुर बाड़ी के नाम अगऊ निकाल कर ही लोग अनाज अपने घर ले आते हैं। लेखक बताते हैं कि जब लोगों की फसल खलिहान में तैयार हो जाती है और उसकी दौनी का मतलब होता है कि अपने अनाज को फसल से अलग करना, जैसे उसके ऊपर ट्रैक्टर या बैल वगैरह चला करके अनाज को अलग करते हैं ना, तो उसको दौनी कहते हैं। और दौनी के बाद जब अनाज का ढेर तैयार हो जाता है तो सबसे पहले ठाकुर जी को अगऊ निकाला जाता है, यानी पहले कुछ भाग ठाकुर जी के नाम से लोग निकाल देते हैं और उसके बाद ही अनाज को अपने घर ले आते हैं। आगे वो बताते हैं कि ठाकुर बाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है, यानी ठाकुर बाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का जो संबंध है वो बहुत ही घनिष्ठ है, गहरा है। मन और तन दोनों स्तर पर, दोनों ही तरह से, मन से भी लोग ठाकुर बाड़ी का सम्मान करते हैं और तन से भी। कृषि कार्य से यानी खेती किसानी के काम से जो उनका समय बचता है वे उसे ठाकुर बाड़ी में ही बिताते हैं। ठाकुर बाड़ी में साधु संतों का प्रवचन सुन और ठाकुर जी का दर्शन कर वे अपना यह जीवन सार्थक मानने लगते हैं। लोग ठाकुर बाड़ी में जा कर के वहाँ साधु संतों का प्रवचन सुन करके और उनके दर्शन करके अपना जीवन सार्थक मानने लगते हैं और उन्हें यह महसूस होता है कि ठाकुर बाड़ी में प्रवेश करते ही वो पवित्र हो गए हैं और उनके सारे पिछले जो पाप कर्म हैं वो खत्म हो गए हैं, पूरे पाप उनके मिट गए हैं, ऐसा लोगों का मानना है। आगे वो कहते हैं कि परिस्थितिवश, अब इतना तो उन्होंने ठाकुर बाड़ी के बारे में बता दिया, अब वो बता रहे हैं किसके बारे में? हरिहर काका के बारे में। अब इनके बारे में भी आप जान लीजिए कि परिस्थितिवश हरिहर काका ने ठाकुर बाड़ी में जाना बंद कर दिया। पहले वह अक्सर ही ठाकुर बाड़ी में जाते थे। परिस्थितियों के कारण उनकी अब स्थिति ऐसी हो गई कुछ कारण से, जिसकी वजह से अब उन्होंने ठाकुर बाड़ी में जाना बंद कर दिया। पहले वह अक्सर ही ठाकुर बाड़ी में जाते थे। मन बहलाने के लिए कभी कभी मैं भी ठाकुर बाड़ी में जाता हूँ। लेखक मिथिलेश्वर कहते हैं कि अपना मन बहलाने के लिए मैं भी कभी कभी ठाकुर बाड़ी में जाता हूँ, लेकिन वहाँ के साधु संत मुझे फूटी आँखों नहीं सुहाते। लेकिन वहाँ के जो साधु संत हैं मुझे फूटी आँखों नहीं सुहाते। फूटी आँखों नहीं सुहाना मतलब जरा भी अच्छा न लगना, यह एक मुहावरा है। आप
को परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे, तो इसको जानते रहेंगे, अंडरलाइन भी कर लेंगे ना। ये फूटी आँखों नहीं सुहाना मतलब जरा भी अच्छा न लगना। लेखक कहते हैं कि वहाँ के ठाकुरबाड़ी के जो साधु संत हैं मुझे फूटी आँखों नहीं सुहाते, काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं, और ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून हलवा पूड़ी खाते हैं। क्यों नहीं सुहाते हैं? क्योंकि उनकी काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, रुचि नहीं है, और ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर वो दोनों जून मतलब दोनों टाइम सुबह और शाम हलवा पूड़ी खाते रहते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बात बनाना आता है। वो कहते हैं कि अगर उन लोगों को कुछ आता है तो एक ही चीज़ आता है कि बात बनाना, बात अच्छी करते हैं। आगे और वो हरिहर काका के बारे में बता रहे हैं कि हरिहर काका 4 भाई हैं। हरिहर काका कितने भाई हैं? 4 भाई हैं। सबकी शादी हो चुकी है, चारों भाइयों की शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। हरिहर काका के अलावा तीनों भाइयों के उनके बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफ़ी सयाने हो गए हैं। जो उनसे बड़े हैं और जो उनसे छोटे भाई हैं उनके बच्चे अब काफ़ी सयाने यानी काफ़ी बड़े हो गए हैं। 2 की शादियां हो गई हैं, 2 लोगों की तो शादियां भी हो गई हैं। उनमें एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा है, और उन भाइयों के लड़कों में से एक तो पढ़ लिख करके शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की मतलब बाबू का काम करने लगा है। लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई संतान, कोई औलाद नहीं है। लेकिन हरिहर काका की अपनी कोई औलाद नहीं है, यानी अपना उनका खुद का कोई लड़की या लड़का नहीं है। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है। लेखक आगे बताते हैं कि जो भाई हैं 4 उसमें हरिहर काका का नंबर दूसरा आता है। उनके कहने का तात्पर्य है कि एक भाई उनसे बड़े हैं और 2 भाई उनसे छोटे हैं। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की। उनके भी लड़के हों लड़कियां हों इसके लिए उन्होंने 2 शादियां की। लंबे समय तक प्रतीक्षा भी करते रहे कि इंतज़ार करते रहे कि उनकी भी औलाद होगी, लेकिन बिना बच्चा जने उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गईं। लेकिन बिना किसी बच्चे को जन्म दिए ही उनकी जो दोनों पत्नियां थी, दोनों बीवियां थी, वो स्वर्ग सिधार गई, अर्थात उनकी मौत हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया। लोगों ने कहा कि आप तीसरी शादी भी कर लो, लेकिन चूँकि अवस्था ज़्यादा हो रही थी और उनके अंदर धार्मिक संस्कार भी थे, इस वजह से उन्होंने तीसरी शादी करना उचित नहीं समझा और तीसरी शादी से इनकार कर दिया। वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे और वे आराम से अपने जो भाइयों का परिवार था उनके साथ रहने लगे। आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में अगले भाग में हम लोग जानेंगे कि हरिहर काका अपने भाइयों के साथ रहना तो स्वीकार कर देते हैं, अपनी तीसरी शादी भी नहीं करते हैं, तो आगे क्या होता है, क्या उनके भाई उन्हें अच्छी तरह से रखते हैं या नहीं, उन्हें कैसा व्यवहार मिलता है अपने भाइयों के द्वारा, भाइयों की पत्नियों के द्वारा और अन्य के द्वारा, ये सब कुछ हम लोग दूसरे भाग में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।